हाँ भाई बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया हो? तो लास्ट जो पढ़ा था रिवाइज कर लिया होगा आप लोगों ने। मेहनती बच्चे हो तुम लोग, उम्मीद है मेरे को। तो लास्ट अपन लोगों ने जो डिस्कस किया था, अपन ने अलग अलग ग्लैंड की बात कर ली थी जितनी भी थी। उनसे स्रावित हार्मोन, उनके कार्य, उनसे संबंधित विकार, सब की चर्चाएं हो गई हैं। अब अपन इसके अंदर हार्मोन की जो मैकेनिज्म है उसकी बात करते हैं। हार्मोनल मैकेनिज्म। हार्मोन क्रिया विधि जो है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो हार्मोनल जो मैकेनिज्म है, तो इसकी अगर चर्चा हम लोग करें कि कोई जो हार्मोन है, जैसे ही रक्त के माध्यम से लक्ष्य तक आएगा, है ना, टारगेट तक आएगा, तो लक्ष्य पर आने के बाद में जो लक्ष्य कोशिका है, उस लक्ष्य कोशिका का निर्धारण जो होता है वो डिपेंड करेगा उस हार्मोन के ग्राही पे। तो जो लक्ष्य कोशिका है उस पे उस हार्मोन का ग्राही मौजूद होता है, ये मैंने आपको पहले बताया था। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, जो बाहर की तरफ होता है। और एक जो रिसेप्टर होता है वो सेल के अंदर होता है, जिसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। अब आपको पता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक भी होता है। तो वो जो रिसेप्टर है या तो कोशिका द्रव्य में होगा या केंद्रक द्रव्य में होगा। तो ये जो दोनों टाइप के रिसेप्टर हैं, इनको बोलेंगे इंट्रा सेलुलर ग्राही, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म में, या तो साइटोप्लाज्म में होंगे या न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होंगे, है ना। अब अगर एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर की हम लोग बात करें कि यदि हार्मोन इस ग्राही पर जुड़ता है, कौन सा ग्राही? एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर पर अगर हार्मोन जुड़ रहा है ना, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो यह हार्मोन जल स्नेही होता है, जिसे सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर नहीं जाने देती। क्लियर ना? तो जो हार्मोन जल स्नेही हो, हाइड्रोफिलिक हो, वो सेल के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मेम्ब्रेन उसके लिए एक बाधा है। तो वो अपना संदेश अंदर पहुंचाने के लिए इस ग्राही की मदद लेगा जो सेल मेम्ब्रेन पे, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर पे है। और ऐसे हार्मोन जो है वो कौन कौन से हैं? पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या एमाइन हार्मोन। जो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या एमाइन हार्मोन होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं जिनका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है। और इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर की बात करें तो इसके लिए लिखना है यह ग्राही उन हार्मोन्स के लिए
होता है जो जल विरोधी हैं, जो जल विरोधी होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, जैसे स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, है ना, और इसके अलावा थायरोक्सिन। तो स्टेरॉयड हार्मोन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, वो इसी श्रेणी के अंदर आते हैं जिनका ग्राही सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में, और इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर ना? नोट करें फिर। कर लिया? तो हार्मोनल मैकेनिज्म के लिए ग्लैंड से स्रावित जो हार्मोन है रक्त के माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, और लक्ष्य पे आने के बाद में वो अपने विशिष्ट ग्राही से जुड़ता है। ग्राही से जुड़ने के बाद में वो अंदर की तरफ जो है वो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स जनरेट करके अपनी क्रियाविधि जो है वो दर्शाता है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर युक्त हार्मोन की क्रियाविधि। जो हार्मोन एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर पे जुड़ते हैं वो कैसे वर्क करते हैं उनकी बात हम लोग करते हैं। तो देखो कि ये हार्मोन जल स्नेही होने के कारण सेल में प्रवेश नहीं कर सकते। अतः इनका ग्राही सेल मेम्ब्रेन पर ही पाया जाता है तथा ये प्राइमरी मैसेंजर की भांति कार्य करते हैं। कैसे देखें कि मान लो ये कोई सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। तो इस सेल मेम्ब्रेन पर जो इसका ग्राही है ये हो गया इसका ग्राही। तो इसकी ये जो है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। इस ग्राही का कोशिका द्रव्य की तरफ ये जो भाग है
साइटोप्लाज्म की तरफ जो इसकी ये डोमेन है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। फिर ये जो इतना हिस्सा है ये, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, तो इतना जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। और ये वाली जो डोमेन है इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा सेलुलर डोमेन, है ना। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन और इंट्रा सेलुलर डोमेन, तीन भाग हो गए। अब मान लो कोई जल स्नेही हार्मोन है, जैसे FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, FSH, और ये ओवेरियन सेल की, अंडाशय की सेल की मेम्ब्रेन है। तो जैसे FSH इस पे जुड़ेगा तो अंदर यहाँ पर क्या जनरेट होगी, अनुक्रिया, अनुक्रिया फर्स्ट। जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे हार्मोन जुड़ेगा, क्योंकि ये हार्मोन जल से नहीं है तो ये सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकता, तो ये प्राइमरी मैसेंजर की बातें कार्य करके इस ग्राही के ऊपर जुड़ जाएगा, और इससे फिर जो इसकी साइटोसोलिक डोमेन है, इंट्रासेलुलर डोमेन, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं साइटोसोलिक डोमेन, साइटोसोलिक डोमेन, ये इंट्रा भी सही है, उससे अंदर अनुक्रिया होगी, और इस अनुक्रिया का परिणाम क्या होगा, इससे सेकेंडरी संदेशवाहक या मैसेंजर उत्पन्न होते हैं। और वो सेकेंडरी मैसेंजर जो हैं वो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स उत्पन्न करते हैं, और उससे पहले भी अपन कह सकते हैं सेकेंडरी मैसेंजर जो हैं उनकी वजह से केमिकल परिवर्तन आते हैं, और उससे फिर फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स जनरेट होता है। तो ये NCERT का एक डायग्राम है, उस डायग्राम को आप लोगों को अच्छे से नामांकन याद रखना है उसका। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर वाले जो हार्मोन हैं उनकी वजह से अंदर क्या उत्पन्न होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर, और आगे अनुक्रिया उत्पन्न होती है। नोट करें आप लोग पॉज करके, ठीक है। अब कौन कौन से सेकेंडरी मैसेंजर हैं जो ऐसे हार्मोन के लिए उत्पन्न होते हैं, तो उनकी अगर चर्चा करें, सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर की लिस्ट या उदाहरण, तो कौन कौन से हैं, जैसे CAMP मतलब साइक्लिक AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक है CGMP मतलब साइक्लिक GMP, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके अलावा कैल्शियम आयन, और इसके अलावा IP3 मतलब इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट, क्लियर ना। तो ये कुछ सेकेंडरी मैसेंजर है। एक और याद रख सकते हो, DAG, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ये झिल्ली बद्ध है, झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है। तो ये कुछ सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो सेकेंडरी मैसेंजर उन्हीं हार्मोन के लिए उत्पन्न होंगे जो कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो अगर ये सेकेंडरी मैसेंजर है तो ये जिन हार्मोन की वजह से उत्पन्न हुए हैं वो हार्मोन क्या हो जाएंगे, जैसे FSH है तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी मैसेंजर, प्राथमिक संदेशवाहक, प्राइमरी मैसेंजर, क्लियर। नोट करें फिर, ठीक है, कर दे रहा।
तो एक उदाहरण अपन डिस्कस करते हैं कि मान लो ये लीवर की सेल है, हिपेटोसाइट। ये है हिपेटोसाइट। यकृत कोशिका। तो इसके ऊपर मान लो ये ग्राही है और इसके ऊपर जुड़ा है क्या, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन, इस एपिनेफ्रिन के जुड़ते ही अंदर की तरफ एक जी प्रोटीन होती है। ये क्या है, जी प्रोटीन, जिसमें अल्फा बीटा और गामा सब यूनिट होती है, अल्फा बीटा गामा सब यूनिट। और इस अल्फा से जीडीपी जुड़ा होता है। तो जैसे हार्मोन जुड़ेगा तो ये इसको स्टिमुलेट करेगा। इससे क्या होगा कि बीटा और गामा तो पीछे रह जाएगी और अल्फा आगे आ जाएगी, और अल्फा के साथ क्या जुड़ जाएगा, जीटीपी। क्या जुड़ जाएगा, जीटीपी। जीटीपी जो वो उसको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। अब अल्फा सबनेट जी प्रोटीन की जिसके साथ जीटीपी जुड़ी हुई है, ये सक्रिय किसको कर देगी, यहां पर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज। तो ये जो अल्फा सबयूनिट है ये इसको सक्रिय कर देगी। इससे एडिनाइल साइक्लेज क्या करेगा, एटीपी से बना देगा साइक्लिक एएमपी। ये देखो सेकेंडरी मैसेंजर हो गया ना। तो प्राथमिक मैसेंजर अपने ग्राही पे जुड़ा, उसकी वजह से अनुक्रिया उत्पन्न हुई, ये अनुक्रिया है। उस अनुक्रिया से सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हुआ। साइक्लिक एएमपी जो है वो एक्टिवेट कर देगा एडिनाइल साइक्लिक एएमपी जो है उसकी वजह से एक्टिवेट होगा आपका। तो साइक्लिक एएमपी जो है वो एक्टिवेट कर देगा फॉस्फोकाइनेज ए को, और इससे फिर आगे एक्टिवेट हो जाएगा क्या, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ये एक्चुअल में वन बाय वन ये आगे की तरफ अलग अलग एंजाइम को एक्टिवेट कर रहे हैं। और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करेगा, ग्लाइकोजन को चेंज कर देगा किसमें, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, और ये ग्लूकोज में चेंज होकर के इस हिपेटोसाइट से किस में आ जाएगा, रक्त में। तो इस तरीके से एपिनेफ्रिन जो है वो लीवर के अंदर जमा ग्लाइकोजन जो है उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल करके रक्त के अंदर मुक्त करवाता है, और उसके लिए ये पूरी अनुक्रिया होती है। इसको जस्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने समझा है, क्लियर ना। तो एक एपिनेफ्रिन जो है 100 मिलियन ग्लूकोज 1 मिनट में रक्त में स्रावित कराता है। और उसके लिए जो सिग्नल होता है उसका एम्प्लीफिकेशन होता है। एक्चुअल में जैसे ये एक अणु जुड़ता है तो अंदर की तरफ जो सिग्नल है, जो संदेश जा रहा है, वो बढ़ता जाता है, उसका आवर्धन होता है। इसीलिए एक एपिनेफ्रिन इतने मिलियन जो ग्लूकोज को मुक्त करवा सकता है ना। तो ये नोट करें पहुंच करके। चलो, तो उसी नोट के अंदर
हम लोग आगे दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, सिग्नल एम्प्लीफिकेशन, संदेश का आवर्धन होता है। तो देखें कि जैसे कोई एक हार्मोन है, उसने एंजाइम E1 जो है, तो 3 एंजाइम E1 उसने एक्टिवेट किए। एक हार्मोन ने 3 एंजाइम को एक्टिवेट किया। इन 3 एंजाइम ने की अगर बात करें तो हर एक E1 जो है वो 3 E2 को एक्टिवेट करता है। क्लियर ना? और हर E2 आगे 3 E3 एंजाइम, ये E2 3 एंजाइम E3 को एक्टिवेट करता है। इसी तरीके से ये भी 3 E3 को, इस तरीके से सिग्नल का क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है। और इसीलिए एक एपिनेफ्रिन 1 मिनट में 100 मिलियन या इससे भी ज्यादा रक्त के अंदर ग्लूकोज को मुक्त कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन होता है। क्योंकि सिग्नल एम्प्लीफिकेशन होता है। तो नोट करें इसको, ठीक है। चलो, फिर उसी नोट के अंदर एंटागोनिस्टिक, जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करे, जैसे इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, एंटागोनिस्टिक है ना, जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। क्लियर ना? तो ये आपको याद रखना है। साइनर्जिस्टिक, जो एक समान कार्य उत्पन्न करे, एक जैसा प्रभाव भी उत्पन्न करे, उसको भी कह सकते हैं। इसमें आप लोग याद रख सकते हो, जैसे ग्रोथ हार्मोन व ग्लूकेगॉन दोनों ही रक्त के अंदर शर्करा के लेवल को बढ़ाते हैं। तो ये साइनर्जिस्टिक इफेक्ट के अंदर काउंट होता है। नोट कर लें। ठीक है, अब जो हैं सेकंड की बात करते हैं। इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर युक्त हार्मोन की क्रिया विधि, वो हार्मोन जिनका ग्राही सेल के अंदर होता है, उनकी क्रिया विधि की हम लोग बात करते हैं। तो देखें, ये हार्मोन हाइड्रोफोबिक, मतलब जल विरोधी प्रकृति के होते हैं, जैसे स्टेरॉयड हार्मोन व थायरोक्सिन। ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, अतः इनका ग्राही सेल के अंदर होता है, अतः इनका ग्राही सेल के अंदर होता है। क्लियर ना? नोट करें।
तो इसकी मैकेनिज्म अपन देखें तो इसमें कुछ पॉइंट और याद रखने हैं। इनका सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बनता, इनमें जो है सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस नहीं होता है। तो मैकेनिज्म को अगर देखें एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग, तो मान लो ये कोई हार्मोन है और मान लो ये थायरोक्सिन ही है T4, है ना। तो ये सेल मेम्ब्रेन को इसने क्रॉस किया और इस थायरोक्सिन का T4 का ये ग्राही, तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाना, हार्मोन रिसेप्टर समूह। अब ये जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रविष्ट होता है ना, ये मान लो क्या है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के छिद्र के माध्यम से ये हार्मोन ग्राही जो कॉम्प्लेक्स है, ग्रुप है, वो केंद्रक में आ जाता है। और यहाँ पर ये जो है ये डीएनए है, इस डीएनए के साथ ये जुड़ता है और यहाँ पर डीएनए के साथ जुड़ के ये बना देता है mRNA। इस प्रक्रिया को बोलते हैं अनुलेखन। ये अनुलेखन कारक के रूप में यहाँ पे जुड़ के डीएनए से mRNA बना देता है और ये जो mRNA है वो कोशिका द्रव्य में आता है और वहाँ इस mRNA से बन जाती है क्या, प्रोटीन। तो इस तरीके से जल विरोधी जो हार्मोन है कोशिका में प्रवेश करके क्या करा रहे हैं, यहाँ पर और हाइड्रोफोबिक हॉर्मोन्स द्वारा जीन एक्सप्रेशन, जीन की अभिव्यक्ति करवाना। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है। तो स्टेरॉयडल हार्मोन या थायरोक्सिन जो वो जीन लेवल पर काम करते हैं और जीन की अभिव्यक्ति करवाते हैं। नोट करें पॉज करके, ठीक है। तो इनका सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बनता है, किनका बनता है, जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, जो कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, उनका मैसेंजर बनता है। ठीक है, ओके। अब नोट में कुछ चीजें हैं, हॉर्मोन्स के टाइप की अगर बात करें तो पहला है प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड। तो इनका एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर ही है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। एग्जाम्पल अगर दें तो हाइपोथैलेमस व पीयूष के सभी हार्मोन, है ना, ये कैसे होते हैं, पेप्टाइड होते हैं। इसके अलावा थायरोकैल्सिटोनिन, इंसुलिन, ग्लूकेगोन और पैराथायराइड हार्मोन, है ना, ये सब जो हैं इसी के अंदर आपके काउंट होंगे, नोट कर लेना। फिर 2 नंबर है स्टेरॉइड, जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब जो है वो स्टेरॉइड में आ गए। इसके अलावा ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, कॉर्टेक्स वाले, है ना, मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स,
और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ये सब स्टेरॉइड में आ गए। फिर एमाइन की बात करें, मतलब एमिनो एसिड के व्युत्पन्न जो हैं, तो वो है एपिन तथा नॉर एपिन एफ्रिन, ये टायरोसिन से बनते हैं, टायरोसिन से। तो ये एमाइन हो गए। और इसके अलावा आयोडीनेटेड, जो आयोडीन से बनते हैं ना, तो वो है T3 तथा T4। तो इस तरीके से ये 4 कैटेगरी के अंदर आपको हार्मोन के टाइप याद रखने हैं। ठीक है, याद रख लोगे। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया एंडोक्राइन वाला। तो आपको जो पढ़ा है वो आप लोग एक बार NCERT से भी देख लेना और फिर आपके जो क्वेश्चन है वो लगा लेना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।